पिछले कई दिनों से आपने महसूस किया होगा कि आपके घर की लाइट बार बार आ रही है, जा रही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि लाइट बनती कैसे है? और आपने आसानी के साथ बटन दबाया, पंखा चल गया, लाइट जल गई, फ्रिज, एसी, कूलर, तमाम चीज़ें चल गई, लेकिन बिजली कितनी मुश्किल से बनती है, इसको आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस पूरे ग्राफिक के माध्यम से हम आसानी के साथ आपको बताने वाले हैं कि दरअसल बिजली कैसे बनती है, और वो भी कोयले से। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि कोयले से बिजली बनती है, तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जहां कोयले से बिजली बनती है उस प्लांट को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और कोयला लाया जाता है ट्रेनों के माध्यम से, और कोयला लाकर के यहाँ पे पलट दिया जाता है, और इस एरिया को कोल यार्ड बोलते हैं। और कोल यार्ड में कोयला यहाँ पर रखा रहता है, कम से कम आमतौर पर माना जाता है कि 30 से 40 दिनों का स्टॉक यहाँ रखा रहता है। उसके बाद में उसको, यानी उस कोयले को जो बड़ा बड़ा होता है, इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए से इसको क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है, ताकि वो उससे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, और उस क्रश के कोयले को और बारीक करने के लिए, पल्वराइज करने के लिए एक और मशीन में डाला जाता है, उसको बाउल मिल बोलते हैं। तो बाउल मिल में डाल करके उसको बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया जाता है। यानी जिस तरह से हम लोग पाउडर लगाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वैसे ही कोयला उतना ही बारीक हो जाता है। चाहे तो आप अपने चेहरे पर काला काला कोयला भी लगा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इसलिए बारीक कर दिया जाता है ताकि कोयला हर तरीके से जल जाए, यानी किसी तरीके की कोई पॉसिबिलिटी बचे ना उसको ना जलने में। तो पूरी तरीके से कोयला जल जाए, इसी वजह से कोयले को इतना बारीक किया जाता है। अब आइए आपको इस ग्राफ पे लेके आते हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया हो कि कोयला पल्वराइज होकर के यहाँ पर आ गया है, यानी एकदम पाउडर की शक्ल में कोयला होकर के आ गया है। अब यहाँ से कोयला आएगा, ये देखिए कोयला यहाँ से आएगा, ये फर्नेस में जाएगा, ये भट्टी कहलाता है। ये देखिए ये पूरा एरिया भट्टी कहलाता है, और यहाँ पर आपको आग लगी हुई है। और ये एरिया जो होता है ये बॉयलर कहलाता है। बॉयल मतलब होता है उबलना, आपको पता ही है, उसी से बॉयलर उबालने वाला, यानी पानी उबालने वाला। और ये आपको छोटी छोटी जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये इन्हीं लाइनों में पानी भरा होता है। दरअसल पानी भराने के लिए कोई कंटेनर नहीं रहता कि ऐसे कोई एक कंटेनर हो, कंटेनर में पानी नहीं गर्म होता है, बल्कि इन्हीं पाइपों में, पतली पतली पाइपों में जो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, इसी में पानी बॉयल होता है, और बॉयल होने के बाद में सुपर हीट हो जाता है। यानी ये ऊपर का एरिया जो होता है वो सुपर हीट एकदम पूरी तरीके से लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद में इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में भाप बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन का जो जुड़ाव होता है वो यहाँ से जुड़ा होता है। देखिए स्टीम यहाँ से टरबाइन में लेकर के जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर रुक करके बता दूं कि इस पूरी चिमनी और तमाम चीज़ों के बारे में मैं ज़रा सा डिटेल में आपको बता दूं। ये देखिए कोयला यहाँ से आया, ये फर्नेस भट्टी में गया, और जब भट्टी में कोयला जल गया तो बहुत तेज़ी के साथ जब जलता है तो राख जो होता है वो कुछ राख नीचे से चला जाता है। इसको देखिए बॉटम ऐश बोलते हैं। और यहाँ पर एक यार्ड होता है जहाँ पर राख रखा जाता है, वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है। क्योंकि जो ये राख होता है बचा हुआ, इस राख को सीमेंट वगैरह बनाने में काम आता है, तो सीमेंट फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो और राख बचती है ये ऊपर, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, क्योंकि उड़ जाता है। तो फ्लाई ऐश बेसिकली ऊपर, ये उड़ने के लिए ये चिमनी जो होती है ना, ये देख ले ट्रंक जैसा ये चिमनी बनी हुई है, इसी चिमनी के माध्यम से ये राख उड़ जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसी चिमनी के माध्यम से ये धुआं उड़ जाता है। लेकिन एक बात और है, अगर ये धुआं ऐसे ही छोड़ दिया जाए आकाश में, तो कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो आकाश में घुल जाएंगे, और जब हम सांस लेंगे तो हमारे सांस में, फेफड़े में चिपक जाएंगे, और इंसान को बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो उसको फिल्टर करने के लिए, उसको छानने के लिए यहाँ पर एक मशीन लगा दिया जाता है, और मशीन का नाम होता है प्रेसिपिटेटर। यानी धूल को छानने के लिए वो मशीन इस्तेमाल की जाती है, ताकि किसी तरीके से हानिकारक कण फिज़ा में ना घुल जाएं, फिज़ा में ना फैल जाएं। अच्छा, यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि ये है पूरा खेल किस चीज़ का, ये कोयले का खेल है। अब यहाँ से आगे शुरू होता है, चूँकि यहाँ से स्टीम बन चुका होता है, ये जो सुपर हीट पावर होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पाइपों के माध्यम से यहाँ से चला जाता है आपको, और ये जाता है टरबाइन में। ये टरबाइन जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा, ये टरबाइन होता है, और टरबाइन जो होता है यही नाचता है टरबाइन। दरअसल ये टरबाइन, इसमें बड़े बड़े ब्लेड्स लगे रहते हैं, और ये जो सॉफ्ट से जोड़ा रहता है, ये देखें ये बड़ा सा सॉफ्ट से जोड़ा हुआ है, तो बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं। इन्हीं ब्लेड्स के माध्यम से वो टरबाइन चलता है, और जब टरबाइन चलता है तो इसी साफ्ट के माध्यम से ये जनरेटर जुड़ा होता है। ये देखिए ये जनरेटर जुड़ा होता है, और ये जनरेटर से जुड़ा होता है आपका ट्रांसफार्मर। ये देखिए ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है, और ट्रांसफार्मर से ये ट्रांसमिशन लाइन में चला जाता है, और फिर उसके बाद में ये ग्रिड में चला जाता है। जो लाइनें होती हैं, जो तार होते हैं, उसको ग्रिड बोलते हैं, तो ये तार में चला जाता है। इस तरीके से बिजली पैदा होती है। अच्छा, यहाँ तक आपने समझ लिया मोटा मोटा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर, ये देखिए दो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये दरअसल है क्या चीज़। ये तमाम बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन ये तमाम चीज़ें क्या है, तो आइए आपको बताते हैं कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो बात दरअसल ये है कि इसमें जो पानी आया है, ये जो बॉयलर में, ये बॉयलर में पानी आया कहाँ से है,
तो दरअसल पानी यहाँ से आया, ये आपको ये नदी दिख रही होगी। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो लगा होता है आमतौर पे किसी नदी के किनारे लगा होता है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि नदी के किनारे पावर प्लांट लगाया जाता है। तो जाहिर है कि नदी का लेवल कभी भी घटता बढ़ता रहता है। यही वजह है कि ये लोग क्या करते हैं, एक पंपिंग स्टेशन लगाते हैं। देखिए पंपिंग स्टेशन लगा हुआ है और उसके बाद में एक वाटर रिजर्व पाउंड बना लेते हैं, यानी एक ऐसा एरिया बना लेते हैं जिसको जलाशय हिंदी में बोलते हैं। वो अपना पूरा वाटर रिजर्व एरिया बना लेते हैं ताकि पानी की कमी ना होने पाए, यानी जलस्तर नदी का अगर घटता बढ़ता भी रहे तो एक तरीके से यहाँ पर पानी की कमी ना हो। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों में स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, कभी भी बिजली कम ज़्यादा होती रहती है तो हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि चाहे बिजली कम हो या ज़्यादा हो, हमें भरपूर मात्रा में बिजली मिलती रहती है। तो उसी स्टेबलाइजर के तौर पर इसको समझ लीजिए कि दरअसल ये जो वाटर रिजर्व एरिया होता है ये स्टेबलाइजर के तौर पर होता है, पानी स्टेबलाइजर के तौर पर होता है। तो इस रिजर्व एरिया से पानी निकल करके यहाँ से आता है और यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, इस तरीके से होते हुए यहाँ से होते हुए ये पूरा इस तरीके से होकर के बॉयलर में चला जाता है। अच्छा ये हो गया, लेकिन अगर ये ऊपर की लाइनें क्या है, ये पूरी लाइन क्या है, ये सब क्या है, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये भी समझ लीजिए। बात दरअसल ये है कि जब आपने देखा इससे पहले कि जो टरबाइन में आपके भाप आया था, यहाँ से जो भाप आया था आपके टरबाइन में, और टरबाइन के नीचे ही एक कंडेंसर लगा होता है, ये है कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है वो ठीक टरबाइन के नीचे लगा हुआ है। तो आपने ये सोचा होगा कि जो भाप टरबाइन में गया था तो भाप गया कहाँ? दरअसल वही भाप वो टरबाइन के नीचे कंडेंसर में आ गया, और कंडेंसर में आने के बाद में फिर यही एक पाइप के माध्यम से यहाँ से चला गया, और इसको कूलिंग टावर बोलते हैं। इस कूलिंग टावर में आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पूरा भाप के माध्यम से इसको छोड़ दिया जाए तो एक तरीके से पूरा पानी ज़ाय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर इस पानी को रीयूज़ करते हैं। और कैसे रीयूज़ करते हैं इसको आपको दिखाते हैं। दरअसल रीयूज़ करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से देखिए बॉयलर से भाप आया टरबाइन में, और टरबाइन के पंखे को नचाया, उससे जनरेटर नचा, जनरेटर से फिर बिजली पैदा हुई, वो वहाँ तक छोड़ दिए। अब ये टरबाइन में जो भाप आया था वो दरअसल भाप आया था यहाँ पर, ये नीचे इकट्ठा हो गया था, क्योंकि भाप को निकलने की जगह नहीं थी तो यहाँ नीचे इकट्ठा हो गया था कंडेंसर में। फिर कंडेंसर से सीधे चला गया था यहाँ पर, ये धीरे धीरे यहाँ पर आया, और जब यहाँ पर आया तो इतनी दूर से आने की वजह से ये थोड़ा सा कूल हो गया, और कूल हो गया यानी पानी बनने की कंडीशन में हो गया। और पानी बनने के बस उसको थोड़ा सा कोई हेल्प कर दे कि वो पानी बन जाएगा। ऐसा होता है, यहाँ पर एक टंकी बनी होती है और यहाँ से पानी को गुजारा जाता है, ठंडे पानी को यहाँ के लिए। उसके बाद में उसकी वजह ये होती है कि दरअसल ये जो पानी होता है, ये जो भाप होती है वो यहाँ जब जाती है तो ये वाला जो पानी आता है ये यहाँ से होकर के गुजरता है। क्यों? इसलिए कि ताकि ये वाला जो पानी है ये ठंडा है, अभी नदी से आया है, और ठंडा होने की वजह से इस भाप से जब टकराएगा तो कहीं ना कहीं ये भाप जो है वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो इससे नेचुरल हवा आती है, और जब हवा उससे पानी में टकराएगी तो वो और भी तेज़ी के साथ भाप को पानी में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि ये जो आपका भाप यहाँ से निकला था, यानी बॉयलर से निकल करके टरबाइन में आया था, टरबाइन से निकल करके कंडेंसर में आया था, कंडेंसर से निकल करके ये जो यहाँ भाप जा रहा था कूलिंग टावर के माध्यम से, तो पूरी तरीके से भाप निकल करके ख़राब ना हो जाए, पानी ख़राब ना हो जाए। यही वजह है कि इस पानी को रीयूज़ करने के लिए ये पूरा तरीका अपनाया गया, यानी यहाँ से पानी ला करके इस तरीके से छोड़ा गया ताकि ये उससे संपर्क में आए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो जब देखिए ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से आकर के इस पाइपलाइन के थ्रू फिर दोबारा से यहाँ से चला जाएगा और ये कंडेंसर में चला जाएगा। कंडेंसर के बाद में फिर नीचे से होकर के यहाँ से होकर के यहाँ पे इकोनोमाइज़र यहाँ लगा होता है, इकोनोमाइज़र में चला जाएगा। इकोनोमाइज़र के बाद में फिर से दोबारा से बॉयलर में चला जाएगा। यानी इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता रहेगा और पानी की कम से कम खपत होगी। मुझे लगता है इस पूरे पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे बनती है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ गया तो दोबारा से एक बार मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से कोयला आया और कोयला ये नीचे चला गया, फर्नेस में चला गया, भट्टी में, यहाँ से बॉयल हुआ, इसे बर्न हुआ और ये बॉयलर को उसने क्या किया, गर्म किया। और गर्म करने के बाद में क्या किया, यहाँ से जो ऐश निकला ये नीचे चला गया ऐश यार्ड में, यहाँ से सीमेंट वगैरह को चला गया ऐश, ये बॉटम ऐश कहलाता है। ये फ्लाई ऐश जो हो गया वो रेसिपिटेटर के माध्यम से छन गया और छनने के बाद में ये जो धुआं है वो चिमनी के माध्यम से चला गया और ये जो सुपर हीट बॉइलिंग हो गया, इसका स्टीम बना, स्टीम इस पाइप के माध्यम से टरबाइन में चला आया। टरबाइन के नीचे कंडेंसर लगा हुआ है। अब इस तरीके से टरबाइन को नचाया, ये सॉफ्ट के माध्यम से ये जनरेटर से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये जनरेटर जो होता है उसके नीचे
उसके अंदर अल्टरनेटर होता है। जनरेटर क्या नाचता है? जनरेटर के अंदर जो अल्टरनेटर होता है वो नाचता है, उससे बिजली पैदा होती है और इसी पूरे एरिया को जनरेटर कहते हैं। फिर ये जुड़ा होता है सीधे सीधे, जनरेटर जुड़ा होता है, ये ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है, ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है सीधे से ट्रांसमिशन लाइन से, और ट्रांसमिशन लाइन्स पर ये ग्रिड होती है, ग्रिड बिछी होती है और ग्रिड के माध्यम से लाइट हमारे घरों तक पहुँचती है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद में वाटर साइकिलिंग की जहाँ तक बात है, ये नदी का एरिया है, नदी से पानी मिलता है और नदी को यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाया जाता है ताकि आसानी के साथ आपको भरपूर मात्रा में पानी मिल जाए। और उस पानी मिलने के लिए एक पूरा वाटर रिजर्व एरिया बनाया जाता है, उसको डीमिनरलाइज कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ से पानी इसको निकाल करके यहाँ से डाला जाता है, ऊपर से फुहारे के शक्ल में आता है। और चूँकि जो टरबाइन से निकला हुआ जो भाप था वो यहाँ से कंडेंसर में आ जाता है, कंडेंसर के ज़रिए से यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से वही फिर दोबारा से आता है। इसमें अब जब आता है ये हवा के संपर्क में आने के बाद में, और ये इधर से जो विंडो निकली है इसके ज़रिए से हवा निकलती है नेचुरली, और ये आता है तो संपर्क में आता है, ये पानी बन जाता है धीरे धीरे, और फिर दोबारा से इसके ज़रिए से फिर दोबारा से यहाँ से आ जाता है। और यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से होते हुए यहाँ पर एक इकोनोमाइज़र लगा होता है, इसलिए लगा होता है, हालांकि चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से पानी को यहाँ बॉयलर में भेज सकते थे, लेकिन उसको जानबूझकर कि यहाँ से इसके बॉयलर के करीब से इसलिए गुजारा गया है ताकि थोड़ा सा ये बॉयलर के संपर्क में आने से पहले प्री हीट हो जाए, यानी पहले ही से हीटिंग हो जाए। इसकी पहले से हीट हो जाएगी तो ज़्यादा हीट नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, इसीलिए जैसे उसको इकोनोमाइज़र बोलते हैं। और फिर दोबारा से इसको ये बॉयल उसमें चला जाता है और ये पानी दोबारा से बॉयल होकर के फिर उसके बाद आता है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है और ये लाइट बिजली पैदा होती रहती है। जो इकोनोमाइज़र यहाँ लगा होता है कुछ इस तरीके से इकोनोमाइज़र यहाँ लगा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इकोनोमाइज़र लिखा भी हुआ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये पूरा टरबाइन है, इस टरबाइन कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर आपका ये जनरेटर लगा हुआ है। ये जो एरिया है ये जनरेटर का है और ये टरबाइन का है, ये टरबाइन की पंखी नचती है और ये एरिया है वो जनरेटर का है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनती है इसके बारे में आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरे वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि दरअसल हवा से बिजली कैसे बनती है, पानी से बिजली कैसे बनती है, सूरज से कैसे बिजली बनती है और दूसरे अन्य क्या संसाधन होते हैं जिससे बिजली बनती है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।